अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में आने में बस अब चंद घंटों का खेल रह गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, यानी अपोजिशन की जमातों से लेकर हुकूमती जमातें, मशकूक जमातें या पीपल्स पार्टी, यानी हर तरफ तमाम जमातें इस वक्त इन एक्शन हैं। कुछ लोग परेशान हैं, शदीद परेशान हैं। शायद इतनी ज्यादा अपोजिशन ना परेशान हो, मौलाना फजल रहमान या पीटीआई वाले इतने ज्यादा डिस्टर्ब ना आपको नजर आ रही हूं, जितना इस वक्त ये तरमीम करने वाले परेशान हैं कि क्या करें, बुरी तरह से फंस चुके हैं। यानी बिलावल जरदारी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अजीबो गरीब हैं। पीपल्स पार्टी का इस वक्त सीसी का इजलास भी जारी है, रात के 10:30 बजे हुए हैं। जरदारी साहब और सारा वो पूरा खानदान कतर के दौरे पर था, तो लिहाजा इस वक्त सीसी का इजलास भी जारी है। मौलाना फजल रहमान की अहम मुशावरत भी चल रही है। कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर भी जो मामलात हैं वो तय किए जा रहे हैं, और जराए ये बता रहे हैं कि अब से चंद घंटों के बाद जब कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास होगा तो कल काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट के अंदर तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएगी। यानी अलमिया या तमाशा आप देखिए, इस वक्त तक जब हम आपके सामने खड़े हुए हैं, ये पीछे ईवान सदर है, कौमी असम्बली, आपका सेनेट है, सुप्रीम कोर्ट है, रंग बिरंगी रोशनियां लगी हुई हैं, रंग बिरंगी। यानी लेकिन अभी तक हमारे समेत किसी सहाफी ने यह दावा नहीं किया कि उनके पास 27वीं तरमीम का मुसवदा है। हाँ, मशकूक चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं जो घूम रही हैं। वो जो सबके पास जैसे फॉरवर्ड मैसेज होता है ना, ईद मुबारक वाला, वो ईद मुबारक वाला मैसेज जो सबके पास है कि भाई जजों की उम्र में इजाफा किया जाएगा, जजों को रोटेट किया जाएगा, तबादला होगा, 243 के अंदर तरमीम की जाएगी। अब क्या तरमीम की जाएगी ये किसी को नहीं पता। मेरे साथ नौजवान सहाफी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। ये जो रात को सहाफियों की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, उस मुलाकात के अंदर भी मौजूद थे। मौलाना ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। यानी इस दफा अगरचे मौलाना पर लोगों का एतमाद कम हुआ है, ये 26वीं तरमीम में किरदार और अभी वो सोहेल अफरीदी वाली जो एपिसोड हुई, उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान ने कुछ बड़ी बातें की हैं और सड़कों पर निकलने का भी इशारा दिया है। और मौलाना फजल रहमान ने बड़ी यकीन दहानी करवा दी है ना कि भाई इस दफा वो दगा नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। तो पहले तो अता कोहिस्तानी साहब से जरा जानेंगे ना कि ये मौलाना फजल रहमान क्या सोच रहे हैं। अभी जो बिलावल के बारे में मौलाना फजल रहमान साहब ने इंकशाफात किए हैं, या बिलावल जितने परेशान हैं उसकी तो हम बात करेंगे और दीगर चीजें भी आपके सामने रखेंगे। कोहिस्तानी साहब, आपकी रात के अंधेरे में रात पता नहीं कब तक आपकी तस्वीरें मेरे सामने आई, कोई मुलाकात थी, दीगर हमारे सहाफी दोस्त भी थे। मौलाना फजल रहमान, यानी लंबी बात नहीं करनी, आपको क्या लगा मौलाना फजल रहमान पर, क्योंकि आप लोग कम एतमाद कर रहे हैं ना जी, क्या वाकई मौलाना फजल रहमान अगर उनको बाकी अपोजिशन जमातें उनके साथ मिल जाती हैं तो वो सड़कों पर आने जा रहे हैं, या ऐसे ही जैसे वो बस अपना वो फर्ज पूरा करने के लिए या लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है कि हम इस तरमीम को रोकने में लगे हुए हैं? बहुत शुक्रिया फैसल। मौलाना फजल रहमान के साथ कल रात को हमारी मुलाकात हुई, तकरीबन 2 से ढाई घंटे जी। एक तवील मुलाकात थी और उसमें हमने एक चीज़ का सवाल उनसे किया और फिर उन्होंने हमें जवाबात भी दिए। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी और कुछ जो है वो फिर हमने सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल पे भी उन्होंने देखा होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि उनके पास जनाब आए थे अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकजई साहब, तो उनके साथ उनकी ये बात हुई है कि अपोजिशन इस 27वीं जो तरमीम है इसके ऊपर अपोजिशन मुत्तहिद होगी और अपोजिशन का एक बयानिया होगा और अपोजिशन इकट्ठे चलेगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि अगर तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मिल बैठ के एक फैसला करें, अगर उन्होंने कहा कि हमने सड़कों पे निकलना है तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे। उन्होंने जो भी फैसला किया वो सरख़मे तस्लीम कर लेंगे, मौलाना फजल रहमान ने यह कहा। और 26वीं आईनी तरामीम को भी मैंने कवर किया है मौलाना फजल रहमान के घर, और वहाँ पे भी मेरी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ।
ٹھیک ہے، پریس کانفرنس میں بھی میں گیا ہوں، آف دی ریکارڈ بھی چیزیں میں نے بالکل۔ دیکھی ہے، لیکن مجھے اس بار پرسنلی ایسا لگا، کیونکہ آپ نے میرا پچھلا ولاگ دیکھا ہوگا جس میں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کیا بات کی تھی اسی پلیٹ فارم کے تھرو، لیکن کل میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملا تو مجھے یہ لگا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ووٹ حق میں نہیں دیں گے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہے اس حوالے سے بھی بات کی، افغانستان کے معاملے بھی بات کی۔ مولانا فضل الرحمان کا ووٹ دینا دیں یا نہ دیں وہ اتنا ضروری نہیں ہے، نمبر پورے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں مولانا ووٹ دیں یا نہ دیں یار فرق نہیں پڑتا، کیا مولانا فضل الرحمان آگے بڑھ کے یہ جو ترمیم ہے اس کا راستہ روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اس حوالے سے کیا چیز کوئی سامنے آئی ہے؟ دیکھو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں کون ہے، اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہے اور اچکزئی صاحب، یہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل بیٹھ کے احتجاج کا بولتے ہیں، جو بھی وہ راستہ اختیار کرتے ہیں وہ راستہ میرا ہے، تو پھر اس بات پہ آپ سمجھ لیجئے نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا احتجاج کرنا ہے تو مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا، احتجاج کے لیے تیار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے اسمبلی سے، تو پھر وہ اس راستے پہ چلیں گے۔ بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے آپشنز ان کے پاس ہے، ابھی مشاورتیں جاری ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی ماحول گرم ہے۔ آپ کی بات سے، آپ کی بات جو آپ نے کی ہے نا اس سے جو میں سمجھاؤں، اس کا مطلب ہے گیند جو ہے نا وہ مولانا کے کورٹ میں نہیں ہے، گیند محمود اچکزئی کے کورٹ میں ہے۔ دیکھو میں آپ کو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو مل کر کہے گی تو اپوزیشن کا سارا مینڈیٹ اچکزئی کے پاس ہے۔ ایک بات آپ سمجھ لیجئے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی مولانا کی کوئی اہمیت، اب مولانا نے رات کو ایک بات کی اور مولانا نے یہ کہا کہ جب ہماری اہمیت تھی 26ویں آئینی ترمیم میں تو ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو نکالا، وہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ابھی وہ یہ چاہتے تھے، ہم یہ سوال بیسیکلی وہاں پہ ایک ہمارے صحافی تھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں پھر پاکستان پیپل پارٹی وہ آپ کے ساتھ آ سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ تو اس کے اوپر مولانا نے یہ کہا کہ جس ٹائم پہ ہمارے گرد گیم گھوم رہی تھی اس وقت ہم نے کردار ادا کیا، اب بلاول کے گرد معاملہ گھوم رہا ہے تو اس کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، یہ بات کی۔ ابھی بیچ میں ایک خبر ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، احمد وڑائچ صاحب ہے، دنیا نیوز کے بیورو چیف ہے، انہوں نے یہ خبر لگائی ہے، عدیل وڑائچ صاحب ہے، انہوں نے یہ خبر لگائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں دوہری شہریت ختم کرنے کی تجویز ہے۔ پاکستانی اگر کسی دوسرے ملک کی شہریت لیتے ہیں تو پاکستان کی شہریت چھوڑنا ہوگی، وہ پاکستانی نہیں رہے گی، اور یہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ٹویٹ کی گئی ہے۔ اور ایک سوال میرا ہے، بابر ستار صاحب کی شہریت؟ نہیں، ان کی شہریت نہیں ہے، ان کا گرین کارڈ ہے، وہ اور چیز ہے، بابر ستار کے حوالے سے نہیں ہے۔ آپ یہ پھر کہیں، یہ بھی ترمیم کریں کہ دوہری شہریت جو چھوڑے گا نا، یا اگر دوہری شہریت لے گا اور اس کے پاکستانی ہونے کا اس سے حق چھین لیا جائے گا تو پھر وہ جو پاکستان پیسے بھیجے گا نا، ریمیٹنسز بھیجے گا، پیسے بھیجے گا، وہ پیسے بھی اسٹیٹ بینک ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور یعنی پیسے آپ اوورسیز کے لیتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو اگر شہریت مل جاتی ہے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک خبر ہے میں آپ کو وہ بھی دے دیتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون آئین میں آرٹیکل 243 کی ترمیم اور آئینی عدالت پر مکمل اتفاق کرتی ہے، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون۔ آپ اس یہ خبر دیکھیں نا، وہ کس سے نہیں اتفاق کرتی؟ آج مجھے اتنی ہنسی آئی، میں آپ کو بتا دوں نا، ایک بات آپ میں نے یہ خبر، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پاکستان پیپل پارٹی کا کہا ہے، اور پیپل پارٹی کا اجلاس ابھی چل رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے سے خبریں پائر کیسے آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ پیپلز پارٹی، اگرچہ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت مکمل طور پہ خبر یہ بھی آئی ہے، مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ جب بلاول زرداری ان کے پاس آئے تو وہ سخت جو ہے نا وہ پریشان تھے۔ جی میں نے دیکھا یہ، وہ سخت پریشان تھے، بلاول صاحب سخت پریشان تھے کہ وہ یعنی یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 18ویں ترمیم کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں نا چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ اور مولانا صاحب نے بلاول زرداری کہا کہ بیٹا تگڑے ہو جاؤ، تم سیاستدان ہو، فیصلہ کرو۔ بہرحال سی سی کا اجلاس چل رہا ہے، ذرائع سے 2 دن پہلے ہی خبر آ گئی تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ مخالف ہیں، لیکن مخالفت سے کیا ہوگا، فیصلہ وہی ہونا جو زرداری نے کرنا ہے۔ اعتراض اٹھا رہے ہیں، اعتراض ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اچھا میں ایک 2 لطیفے آپ کے سامنے رکھوں، ناظرین کے سامنے، سوری۔ ایک لطیفہ تو یہ، آج جب ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، خبر آئی
शहबाज शरीफ साहब MQM की क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं, MQM की क़यादत ने 27वीं तरमीम की हमायत का ऐलान कर दिया। अच्छा जी, और वो पहले ही हमायत करके बैठे हुए थे। फारूक स्टार कह रहे थे हाँ आइन मुकद्दस है, लेकिन कोई आसमानी साहिफा नहीं है, कोई मुकद्दस किताब नहीं है कि जिसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। दूसरा लतीफ़ा, अभी अहमद वली खान का कुछ देर पहले ट्वीट आया है, कहते हैं 18th अमेंडमेंट नथिंग हैपनिंग, कहते हैं 18वीं तरमीम के साथ कुछ नहीं हो रहा, रिलैक्स द गार्डियंस आर हियर, यानी कहते हैं दिफा करने वाले इधर मौजूद हैं। और ये वो अहमद वली खान साहब हैं, हफ्ता पहले इन्होंने बढ़ के मारी थी और उसके बाद पैरों में पड़कर इन्होंने माफियां मांगी, और ये 18वीं तरमीम का दिफा करेंगे जो बलोचिस्तान से सेंटर बन के आए हुए। बहरहाल फैसल, मैं आपसे जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछे। क्योंकि आज आप पूरा दिन अडियाल जेल को कवर करते रहे। आज हमने सुहेल अफरीदी साहब, वैसे खबर भी देते हैं अपने नाज़िर को, 5वीं बार वो गए और उसके बावजूद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सुबह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, वहाँ पे बैठे रहे, उन्होंने एहतिजाज भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, एक पूरी एक एक्टिव दिन रहा, और उसके बाद फिर वो अडियाल जेल गए। आज हमने देखा कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो उसकी तकरीर थी, वो कुछ अलग लेवल की तकरीर थी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चेंजिंग आई? और वैसे वो जारहाना तो है ही, ठीक है, लेकिन अपने इमरान खान से उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई, क्या उस वजह से गुस्सा थे? क्या आप सुहेल अफरीदी को आगे जाके ऐसा क्या कदम उठाते हुए देख रहे हैं जिससे इमरान खान की रिहाई हो, जिससे ये मामला थोड़े बेहतरी की तरफ जाएं? अता रहमान कोहिस्तानी साहब, सुहेल अफरीदी को इसलिए लाया गया था कि वो तहरीक जो है वो शुरू करें, आते ही चौके और छक्के मारना शुरू कर दें, जी, इसलिए नहीं लाया गया। का प्लेयर था। तो सुहेल अफरीदी साहब के माजरत के साथ उनकी जो जमात के लोग हैं ना, जी, उनकी टांगों में बेड़ियां डाल चुके हैं या डालने की कोशिश कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को अली अमीन गंडापुर बना दिया जाए। लेकिन इसमें एक बात है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो, जब इमरान खान साहब ने ये बात कह दिया कि एहतिजाज का फैसला या मुज़ाकरात का फैसला, तमाम तर फैसले जो है वो महमूद अचकज़ई साहब करेंगे, तो फिर इसमें सुहेल अफरीदी साहब को हम जिम्मेदार ठहरा सकते नहीं, हैं? उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि मैंडेट मुज़ाकरात का अचकज़ई के पास है, तहरीक चलाने का नहीं है। तहरीक सुहेल अफरीदी को लाई इसलिए गया था कि फौरी तौर पे वो नवंबर के महीने में एहतिजाज शुरू करे। अब इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है सुहेल अफरीदी को। हालांकि खान ने कह दिया था कि मुझ पर ना छोड़ो, तुम्हें मुकम्मल इख्तियार है, तुम जो फैसले करने हैं वो करो। तो लिहाजा अब हम भी तनकीद करते हैं सुहेल अफरीदी पर कि तुम आते हो, 5वीं दफा आए हो, तुम्हारी क़यामत तक ना मुलाकात हो, तो तुम जो है इसी तरह से मतलब वो इंतजार में लगे रहोगे, और फिर 5वीं दफा आप आते हैं, आप एम्बेरस भी होते हैं। तो इसलिए भी सुहेल अफरीदी अब तल्ख हैं, गुस्से में, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें थी ना वो उनसे बहुत ज्यादा है, और लोग भी अब जो है ना वो या जो हनीमून पीरियड वाला होता है ना वो खत्म हो रहा है। भाई इधर से 27वीं तरमीम आ रही है, पूरा मुल्क पहले से नौकर बन चुका है, अब नौकर प्लस पूरा मुल्क बनने जा रहा है, आइन का बेड़ा गर्क हो चुका है, और लोगों की आपसे उम्मीदें हैं, एक्सटेंशनों के चक्कर और बादशाह के चक्कर में इस वक्त मामलात पड़े हुए हैं। तो लिहाजा आप अगर खामोशी से बैठे रहेंगे और आप भी उसी तरह होम्योपैथिक बनेंगे तो फिर काम कैसे बनेगा? जब ताकतवर मजीद ताकतवर हो जाएगा तब आप कहेंगे कि हमने उसका रास्ता रोकना है या हमने उसके खिलाफ खड़ा होना है। तो इसलिए सुहेल अफरीदी ज्यादा गुस्से में है और ज्यादा पैनिक होते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने फिर भी जो है वो कह दिया कि भाई आप जो लोग फैसला करें मुझे वो फैसला मंजूर होगा, और आपने कह दिया सड़कों पर निकलना है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब की ना उस दिन, ये खबर मैं आपको देता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई। सुहेल अफरीदी ने जब बात किया मौलाना से, तो मौलाना साहब, सुनने में यह है कि काफ़ी इम्प्रेस भी हुए और मौलाना साहब ने उसकी तारीफ़ भी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये ख़ासकर ये जो 27वीं तरमीम है, इस मामले पर भी और आगे भी चलकर मौलाना फजल रहमान की जो कल के हमारी जो मुलाकात हुई उससे भी, कि वो पीटीआई के साथ चलना चाहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेंगे भी आगे। मौलाना के पास और ऑप्शन भी नहीं है। जी। अच्छा जी, 27वीं तरमीम कल सेनेट के अंदर पेश कर दी जाएगी, और सेनेट से जराये ये बता रहे हैं कि पीर या मंगल तक मैक्सिमम मंजूर करवा ली जाएगी, और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर पेश की जाएगी। 12 को केपी के अंदर अमन जिरगा है, और वहां पे सारे सियासतदान और स्टेक होल्डर इकट्ठे होंगे। तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है इससे पहले कुछ स्टेक होल्डर इकट्ठे हों, इससे पहले कि अपोजिशन का आपस में इत्तेहाद बने, हम ये जल्दी से तरमीम जो है वो खड़का लें। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में
मौलाना फजल रहमान के किरदार से भी ज्यादा इस वक्त बिलावल जरदारी का और पीपल्स पार्टी का किरदार अहम हो चुका है। लेकिन तो एक बात लास्ट में मैं करता चलूं कि अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मिलते तो फिर सेनेट में 4 मेंबरान कम है और फिर देखना पड़ेगा कि इस बार कौन कौन लोटा बनता है। बहरहाल लोटे तो बनेंगे, हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान मेरे जिंदाबाद। चैनल को भी कर दीजिएगा भाई, अताउर रहमान कोहिस्तानी। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।